एक समय था जब द इंडियन एक्सप्रेस अपनी टैगलाइन जर्नलिज्म ऑफ करेज को सच में जीता था। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान रामनाथ गोयनका के निर्देश पर अखबार ने अपना संपादकीय कॉलम जानबूझकर खाली छोड़ा था। देखिए, यह एक प्रतीकात्मक विरोध था, यह बताने के लिए कि सरकारी सेंसरशिप के माहौल में सच लिखा ही नहीं जा सकता। बिना एक शब्द लिखे उस खाली जगह ने शब्दों से कई ज्यादा जोरदार संदेश दिया था। और आज हालत देखिए, उन्हीं शब्दों, उसी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल 7 महीने पुराने पॉडकास्ट की कुछ चुनिंदा चेरी पिक्ड की गई पंक्तियां उठाकर भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब खामोशी सच के पक्ष में थी और आज शोर एजेंडा के लिए है। और देखिए, इस पूरे एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अचानक सामने लाया जाता है यूएस बेस्ड, लगभग भुला दिए गए हॉटमेल के को-फाउंडर सबीर भाटिया को। दरअसल आज अचानक मेरी नजर द इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल पर पड़ी जिसका शीर्षक था हॉटमेल के बाद आपने क्या किया। इसमें सबीर भाटिया का यह बयान प्रमुखता से छापा गया था कि भारत में असफलता को लेकर इतना गहरा कलंक है कि लोग प्रयोग करने से कतराते हैं। जब आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा तो पता चला कि यह बयान किसी हालिया इंटरव्यू का नहीं बल्कि 7 महीने पुराने एनएनपी पॉडकास्ट का है। और हैरानी की बात यह है कि इसे लाइफस्टाइल डेस्क ने प्रकाशित किया है, वही डेस्क जो आमतौर पर हेल्थ, वेलनेस, फैशन, फूड, ट्रैवल एंड आर्ट जैसे विषय कवर करता है। अब सवाल यह है कि लाइफस्टाइल डेस्क को अचानक भारत की निंदा करने वाले बयान में क्या लाइफस्टाइल नजर आ गई। इसके पीछे देखिए कौन सा एजेंडा है, यह तो वही जाने, लेकिन बहस का मुद्दा जरूर बनता है यहाँ। और इसी बहाने चलिए सबीर भाटिया के भारत विरोधी नैरेटिव पर ही बात कर लेते हैं। उनका एक और बयान यहाँ कोट किया जा रहा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को इस तरह गढ़ा गया है कि वह सिस्टम से सवाल करने वाले दूरदर्शी लोगों के बजाय आदेश मानने वाले कामगार तैयार करे। अब सवाल यह है कि भाटिया साहब इस वाक्य से आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। लगता है उन्हें यह भ्रम है कि भारत आज भी साल 2000 के आसपास ही ठहरा हुआ है और वे जो भी बोलेंगे लोग बिना सोचे समझे उसे सच मान लेंगे। उन्हें यह अंदाजा ही नहीं है कि पिछले 20-25 सालों में भारत सोच, आत्मविश्वास और क्षमता तीनों में कितना आगे बढ़ चुका है। और ये वही मानसिकता है जिससे कई एनआरआई से ग्रसित रहते हैं। उन्हें लगता है कि भारत आज भी वैसा ही है जैसा तब था जब वे या उनके माता पिता देश छोड़कर गए थे। देखिए, आज के भारत को इंप्रेस करना इतना आसान नहीं है। आज यहाँ सम्मान भाषणों से नहीं, काम से मिलता है। भारत सुंदर पिचई और सत्य नडेला का सम्मान इसलिए नहीं करता कि वे विदेश में रहते हैं, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वे अपने अपने क्षेत्र में असाधारण काम कर रहे हैं। वे भाटिया की तरह भारतीयों को यह समझाने में व्यस्त नहीं रहते कि किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं, बल्कि अपने काम से दुनिया में पहचान बनाते हैं। अगर सबीर भाटिया की ट्विटर टाइमलाइन देखी जाए तो वहां हिंदू फैनेटिज्म, भक्त, इंडियन इकोनॉमी फेलिंग जैसे शब्दों की भरमार दिखती है, लेकिन उनके मौजूदा काम, इनोवेशन या बिजनेस से जुड़ा कोई ठोस कंटेंट नजर नहीं आता। शायद यही फर्क है सुंदर पिंचाई, सत्य नडेला, उनके जैसे तमाम और भारतीय मूल के सीईओज और सबीर भाटिया में। ये सीईओज अपने काम को आगे बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जबकि भाटिया भारत की छवि बिगाड़ने वाले नैरेटिव पर ऊर्जा खर्च करते दिखते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट जज पर हमले को धर्म से जोड़ना, तो कभी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर को इथोपिया की बताकर फेक न्यूज फैलाना, यही उनका योगदान रह गया है। सबीर भाटिया ये मान बैठे हैं कि सिर्फ विदेश में रहने या विदेशी मंचों पर भारत को कोसने से उन्हें भी वही सम्मान मिल जाएगा जो पिचई या नडेला को मिलता है, जबकि यही सोच साबित करती है कि आज के भारत को लेकर उनकी समझ औसत से भी कम है। भारत अब उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है जब विदेश से आई हर राय को सिर्फ इसलिए सम्मान दे दिया जाता था क्योंकि वह विदेश से आई थी। आज का भारत सवाल करता है, तौलता है और फिर तय करता है कि किसे सुनना है और किसे नजरअंदाज करना है। पर अफसोस बस इतना है कि भारत के कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया संस्थान जैसे द इंडियन एक्सप्रेस ऐसे पुराने, घिसे पिटे और भारत को नीचा दिखाने वाले बयानों को आज की तारीख में रेलेवेंट बनाकर पेश करने में जुट जाते हैं। और देखिए, यही असल चिंता का विषय है। बाकी दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। द पैम्फलेट पंचायत जल्द ही आ रहा है, जहां आप हमसे इन पर्सन मुलाकात कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे और हमें शब्दोत्सव 2026 में सुन सकेंगे। और ये प्रोग्राम 2 से 4 जनवरी को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में होने जा रहा है।